जिला और बूथ स्तर पर उसका एक हम उस योजना को अमली जामा बनाता हुआ। और ये दृश्य शैलेंद्र हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो अब शुरू हो रहा है। इस वक्त वो पटेल चौक से निकला है और दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जहां बीजेपी कार्यकारिणी की आज एक खास बैठक होने वाली है, वहां पहुंचेगा। इस दौरान वहां पर काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता मौजूद हैं। सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री की गाड़ी गुजर रही है और आज काफी अहम बैठक है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता देश भर से हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले लगभग 600 मीटर का ये रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री अपनी कार से बाहर निकलकर इस रोड शो में आसपास लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। कुछ ही दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए उनका कारवां निकला है और गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री मोदी ये रोड शो निकाल रहे हैं। तो इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा अगले साल लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव, और बीजेपी ने कमर कस ली है इन चुनावों में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए। उन सभी सीटों पर बीजेपी ज्यादा ध्यान दे रही है जहां वो पिछले चुनाव में करीब से हारी या फिर बहुत करीब से जीती है। इन सीटों को और मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की है और बीजेपी इसके लिए अभी से अपनी रणनीति जमीनी स्तर पर भी तैयार करने में जुट गई है। दिल्ली में एक रणनीति बनेगी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होंगे और फिर उन पर अमल किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी का ध्यान आने वाले चुनावों पर है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2024 के चुनावों में वो विपक्ष की रणनीति से कैसे पूरी मजबूती से निपटे। विपक्ष की एकता की जो कोशिशें हैं उन्हें भी बीजेपी एक तरह से एनालाइज कर रही है, उनका भी विश्लेषण कर रही है और उसी हिसाब से अपनी आने वाली रणनीति को वो अंजाम देगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटेल चौक से एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर पर, प्रधानमंत्री रास्ते में सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। गाड़ी से बाहर निकल के एक तरह से खड़े हुए हैं वो गाड़ी के दरवाजे पर और वहाँ काफ़ी मजबूत इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था भी है। उनके आसपास जो है एनएसजी के कमांडोज हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री को पूरे सुरक्षा के बीच इस पूरे इलाके से ले जाया जा रहा है एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर तक। तो एसपीजी के कड़े सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री का ये रोड शो। तो रास्ते के दोनों ओर आप देख सकते हैं काफी संख्या में बीजेपी के समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। बीजेपी के झंडे लेकर वहां खड़े हैं। खास आज है ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, इसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि बीजेपी किस स्तर पर अपनी इस रणनीति को अंजाम देने जा रही है। एक एक सीट जहां बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली या बीजेपी बहुत करीबी अंतर से हारी, उस सीट पर बीजेपी नए सिरे से रणनीति बना रही है। कोशिश होगी अगले चुनाव में बीजेपी की कि वो 2024 से बेहतर प्रदर्शन करे।
और हमारे साथ इस पूरे मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, आज जिस तरह की तैयारियां बीजेपी की दिख रही हैं, खुद प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक से पहले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले, इससे इस बात का पता चलता है कि कितना तरजीह दे रही है, कितना अहम मान रही है बीजेपी इस बैठक को। देखिए, अमूमन ये होता है सुशील कि जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो एक जनसभा के साथ उसका समापन होता है, लेकिन चूंकि ये केवल 24 घंटे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और दिल्ली में अभी फिलहाल जनसभा करने की कोई योजना नहीं थी, इसीलिए एक बड़ा संदेश देने के लिए ये रोड शो आयोजित किया जा रहा है। संदेश क्या है? संदेश इसमें यह साफ तौर पर है कि गुजरात में जो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, जब बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीती है विधानसभा की, जो कि करीब 85% सीटें हैं। 75 साल के इतिहास में गुजरात में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी को इतनी प्रचंड जो है जीत हासिल हुई हो, और वो भी तब जबकि वो 3 दशकों से लगातार वहां पर सत्ता में है। तो ये पूरा जीत का श्रेय बीजेपी पीएम मोदी के को देना चाहती है। और जैसा कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो कि गुजरात में थे, हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर वो गुजरात में होते हैं, अपने मित्रों के साथ, परिचितों के साथ वो जो समारोह होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। और कल उन्होंने इस बात को कहा एक कार्यक्रम के दौरान कि जो गुजरात की जीत हुई है, इसके बाद 2024 में पीएम बनने से, एक बार फिर से पीएम बनने से नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता, ये उन्होंने कल कहा है। तो एक तरह से बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि जो गुजरात की जीत है उसके बाद बीजेपी की जो लोकप्रियता है न सिर्फ वो चरम पर है, बल्कि पीएम मोदी की लोकप्रियता भी शीर्ष पर है, और बीजेपी उसका पूरा उपयोग, पूरा लाभ लेना चाहती है। और यही कारण है कि ये रोड शो आयोजित किया जा रहा है। गुजरात की जीत के बाद हमने देखा था कि जब बीजेपी के सांसदों की बैठक हुई थी संसदीय दल की, उस दौरान भी पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया गया था। और उस बैठक में पीएम मोदी ने जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उनकी भी जमकर प्रशंसा की थी। और आज ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि जो पटेल चौक है, वहां से NDMC का जो कन्वेंशन सेंटर है, वहां तक ये रोड शो आयोजित किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हैं, और पीएम मोदी, जैसा कि अमूमन रोड शो में होता है, हम देखते आए हैं अलग अलग शहरों में जो उनकी तस्वीरें हम देखते हैं कि वो अपनी जो गाड़ी है उस पर पायदान पर खड़े होते हैं और खड़े होकर के लोगों का, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और आज वैसा ही यहां पर तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में ये भीड़ यहां पर सड़क के दोनों ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं की, और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लगातार जो झांकी है एक तरह से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की, वो भी यहां पर इस रोड शो के दौरान देखने को मिली है, जहां पर कि अलग अलग तरह से लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग जो है वो पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और इसके पीछे बीजेपी यही संदेश देना चाहती है देश की जनता को कि जहां पर 3 दशक से पार्टी सत्ता में थी, वहां पर एक बार फिर से उसने अगर बड़ी जीत हासिल की है, तो इसमें पीएम मोदी की कितनी बड़ी भूमिका है, और किस तरह से जो इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हों या फिर अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव, इसमें बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके नाम और उनके काम के आधार पर ही लोगों से वोट मांगेगी। तो ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने जा रही है NDMC कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर कि पीएम मोदी जा रहे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और ये पटेल चौक से लेकर के NDMC कन्वेंशन सेंटर तक एक रोड शो आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। गुजरात की जीत को लेकर के तो जाहिर सी बात है कि पीएम का अभिनंदन होगा ही, इसके साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव, आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इन पर विस्तार से रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है वो है बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल को लेकर। चूंकि बीजेपी अपने संगठन के चुनाव नहीं करा पाई थी इन तमाम विधानसभा चुनाव के चलते, तो इसलिए जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है वो अब नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात पर मुहर लगाएगी कि उनका कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक, यानी अगले साल अप्रैल मई तक बढ़ा दिया जाए, और उसके बाद संभावना है कि जुलाई में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिले। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विस्तार से चर्चा होनी है सुशील जी। और बीजेपी की जो मूल कोशिश है इस पूरी रणनीति के बीच में, वो उन सीटों पर ध्यान देने की है जहां उसका बहुत कड़ा मुकाबला रहा पिछले चुनाव में, या बहुत कम अंतर से हारी या थोड़े कम अंतर से जीती। जी हाँ, पहले ये 144 सीटें थी और बाद में इनमें बढ़ा करके इसको 160 कर दिया गया।
इसमें दिलचस्प बात यह सुशील की इनमें वो भी सीटें शामिल है जो बीजेपी कुछ ही फासले के साथ जीती या फिर उन्हें लगता है कि उन सीटों पर कड़ी चुनौती मिल सकती है। जैसे हरियाणा की 3 सीटों का नाम इसमें जोड़ा गया है जहां पर कि बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन पार्टी को लगता है कि शायद अगले लोकसभा चुनाव में वहां पर उसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़े, तो इसलिए उनमें उन सीटों पर भी बीजेपी खासतौर से ध्यान दे रही है। इसके अलावा वो सीटें जो बीजेपी 2019 के चुनाव में या तो हार गई या इससे पहले के चुनाव में नहीं जीत पाई, जो कि कई नेताओं का गढ़ मानी जाती है। जैसे कि आप बारामती की बात कर लें, महाराष्ट्र में जो कि शरद पवार का गढ़ है, जहां से कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले वो सांसद हैं, या और भी जो इस तरह की सीटें हैं अलग अलग राज्यों में जो कि किसी नेता के अपना एक गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी सेंध लगाना चाहती है। इसमें बंगाल की भी कुछ सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटें शामिल हैं और महाराष्ट्र का मैंने नाम लिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 160 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी या फिर कम अंतर से जीती थी। तो अब पूरा ध्यान लगाया जा रहा है, 3 से 4 सीटों का क्लस्टर बना दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जहां पर कि एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पीएम मोदी वहां पर पहुंच गए हैं और इस प्रदर्शनी का वो जायजा ले रहे हैं। यहां पर बीजेपी के अपने जो काम हैं मोदी सरकार के, उनका भी विस्तार से जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही चूंकि इस बार मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से, जहां पर कि मोटे अनाज को प्रसिद्धि दिलाने का फैसला किया गया है। हाल ही में संसद के सत्र में भी हमने देखा था कि पीएम मोदी ने खास तौर से उस लंच में हिस्सा लिया था जहां पर कि केवल मोटे अनाज का ही व्यंजन बनाया गया था। और इस बार भी ये कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा आयोजन किया गया है जिसमें कि मोटे अनाज से बनाए गए व्यंजन ही जो तमाम देश भर से नेता आए हैं उनको परोसा जाएगा। वो न सिर्फ इसका स्वाद लेंगे बल्कि इसको लोकप्रिय बनाने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। कुछ व्यंजनों के नाम हमें भेजे हैं बीजेपी की ओर से। कोदो नाम है, रागी, बाजरा, कुटकी, चौलाई, ज्वार रोटी, मूंग दाल, साग, सुकेड़ी, ये सारे वो मोटे अनाज है जिनके के अलग अलग व्यंजन बनाए गए हैं बीजेपी के तमाम उन नेताओं के लिए जो देश भर से इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए यहां दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जमा हुए हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षीय भाषण के साथ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है ये शुरू हो जाएगी। और इसमें 2 प्रस्ताव मूलतः पास करने की बात कही गई है। एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा, एक आर्थिक प्रस्ताव होगा। राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियां तो बताई ही जाएंगी, साथ ही किस तरह से देश जो है भारत दुनिया भर में अपना डंका बजा रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में, इसका भी विस्तार से जिक्र किया जाएगा। भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में किस तरह से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या फिर अन्य उपलब्धियां हो, इन सबका जिक्र किया जाएगा। और साथ ही विपक्षी पार्टियां जिस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं, हम जानते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो श्रीनगर पहुंचेगी और उसके समापन के लिए जो विभिन्न विपक्षी दलों के नेता हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है। ये विपक्षी एकता का एक प्रदर्शन करने का प्रयास कांग्रेस की ओर से है, तो उस पर भी इस राजनीतिक प्रस्ताव में टिप्पणी हो सकती है। बीजेपी अपनी ओर से जवाब देगी इस विपक्षी एकता के प्रयास का। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कुछ बातें इसमें हो सकती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है सुशील की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनका भी जिक्र होगा। उनकी स्थिति को लेकर के चर्चा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी। जो पिछली हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें पीएम मोदी ने खुद ही अपनी ओर से सुझाव दिया था कि जो मुस्लिम पसमानदा समाज है उसमें बीजेपी को अपनी पैठ बढ़ानी चाहिए, उन्हें अपने साथ लेना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जो सम्मेलन हैं वो किए गए थे पसमानदा समाज के। और अब बीजेपी इस बैठक में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी भलाई के लिए क्या क्या काम किए गए हैं उनका भी विस्तार से जिक्र करेगी। साथ ही सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, जो लाभार्थियों की बात होती है उसका भी विस्तार से जिक्र इसमें किया जाएगा। आर्थिक प्रस्ताव भी होगा जिसमें देश की आर्थिक प्रगति के बारे में प्रतिनिधियों को बताया जाएगा। और साथ ही G20 का सम्मेलन जो अभी इस साल होगा, पूरे देश में साल भर कार्यक्रम चलेगा, उसमें भी जो विस्तार से अलग अलग कार्यक्रम होने, उसमें बीजेपी नेताओं को किस तरह से जुड़ना है, क्योंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया, ये देश का कार्यक्रम है। लेकिन बीजेपी के सांसद नेता इसमें किस तरह अपना सहयोग कर सकते हैं इसका भी मार्गदर्शन यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को दिया जाएगा। जी, तो ये वक्त अहम बैठक जो है कुछ देर में शुरू होने वाली है। और जैसे कि अखिलेश बता रहे हैं कि बीजेपी के आने वाले दिनों की रणनीति आज एक तरह से तैयार होगी बीजेपी के सभी बड़े पदाधिकारियों के बीच, और इसे प्रधानमंत्री
एक तरह से निर्देशित करेंगे कि आने वाले दिनों में कहाँ पार्टी का फोकस रहना चाहिए, उसके लिए रणनीति क्या होगी और किस तरह से आने वाले दिनों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर उतरकर काम करना होगा। तो इसके बाद अखिलेश, ये माना जाना चाहिए कि ये शुरुआत हो गई है अब अगले सेमीफाइनल और फिर फाइनल की। अगर हम इन 9 राज्यों को सेमीफाइनल माने और अगले साल फाइनल माने तो आज दिल्ली में पूरी तैयारी हो गई है। आज सबको निर्देश मिल जाएंगे कि किसको किस तरफ क्या करना है, किस तरफ ज्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल, और हम देखते आए सुशील की बीजेपी अपनी ओर से चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ती है। जिस दिन गुजरात, हिमाचल के चुनाव परिणाम आ रहे थे उसी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बैठक बुला ली थी पार्टी मुख्यालय में, जिसमें कि आने वाले चुनाव की चर्चा उन्होंने की थी, रणनीति को अंतिम रूप दिया था। तो बीजेपी हमेशा से चुनाव के लिए तैयार रहती है और जो पूरी मशीनरी है उसको चुनाव में किस तरह से लगाया जाता है ये बीजेपी ने कई बार बखूबी करके दिखाया है। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश के परिणाम आए थे उससे पार्टी में निराशा जरूर थी, क्योंकि वहां पर पूरा प्रयास किया गया था। बड़ी संख्या में जो विधायक थे उनके टिकट भी काटे गए थे, कुछ मंत्रियों के टिकट भी काट दिए गए थे। बीजेपी को लग रहा था कि शायद जो हिमाचल प्रदेश का रिवाज है हर 5 साल में सत्ता बदलने का, वो इस बार बदलेगा और सत्ता उनको दोबारा मिलेगी, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। और बीजेपी के लिए झटका इस बात का भी ज्यादा था क्योंकि हिमाचल प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है, तो वहां पर कामयाबी न मिलना निश्चित रूप से बीजेपी को मायूस कर रहा था। लेकिन गुजरात में जिस तरह की बड़ी जीत, बड़ी कहें या उसको ऐतिहासिक जीत कहें, बीजेपी को मिली, उसके बाद से पार्टी के हौसले खासे बुलंद हैं और बीजेपी को यह लग रहा है कि उस जीत ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से टोन जो है वो सेट कर दी है। जो बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात में कही कि गुजरात के विधानसभा चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और साल भर हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस गुजरात की जीत को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी, इसलिए भी क्योंकि 3 दशक तक सत्ता में रहने के बाद अगर कोई पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है तो इसका पूरा श्रेय पार्टी नरेंद्र मोदी को ही देना चाहती है। और यही कारण है कि जो 9 विधानसभा के चुनाव इस साल होंगे, जिसमें कि 10वां भी एक चुनाव संभावित है, वो है जम्मू कश्मीर यूटी का, तो इन तमाम चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार होगा और उन्हीं का चेहरा लेकर के बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो ये कार्यकारिणी की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। आने वाले समय के लिए जो कार्यक्रम है संगठन के, उन्हें भी अंतिम रूप दिया जाएगा। और जिस बात का मैंने जिक्र किया है G20 बैठक का, जिसमें कि अलग अलग सम्मेलन, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे साल भर, उनमें भी बीजेपी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की उपलब्धि, उनकी भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जा सके, इस पर भी विस्तार से मार्गदर्शन यहां पर किया जाएगा। जी, और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित त्यागी भी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को कवर करने के लिए पहुंचे हैं। अंकित, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब शुरू ही होने वाली है। वहां क्या तैयारियां आज हुई इस बैठक के लिए? देखिए सुशील, जिस तरीके से आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अभी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए जेपी नड्डा जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो बाहर तक आए। लेकिन किस तरीके से एक पार्टी की इंटरनल जो स्ट्रैटेजी मीटिंग होती है कि किस तरीके से रणनीति आगे के लिए बनाई जाए, उसको एक बड़े राजनीतिक इवेंट में कन्वर्ट किया जाता है और साथ ही साथ उसे कैसे हेडलाइन बनाया जाए, ये बीजेपी से बखूबी और शायद कोई कर नहीं सकता है। इस यहां पर कल जोड़ा गया ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो किया गया और उसके बाद वो यहां पर पहुंचे और उसी को लेकर एक इस तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, इस प्रस्तुति इस तरह से की गई कि देखिए कितनी बड़ी नेशनल इवेंट इस वक्त हो रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति की तैयारी यहां पर नेशनल एग्जीक्यूटिव में होने वाली है। अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी हमारे साथ बने रहिए, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं इस वक्त आपको कुछ चीजें जो हैं वो यहां पर दिखाना चाहता हूं। हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको थोड़ा पैन करके दिखाएंगे कैसे यहां पर
भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वागत की जोरदार तैयारियां की थी, आज इसको एक बड़ी हेडलाइन इवेंट के तौर पर प्रस्तुत किया गया। कहीं ना कहीं इसको मान के चला जाए कि जैसे 2024 और आने वाले 2023 में जो राज्यों के चुनाव हैं, उसके लिए जैसे अंग्रेजी का शब्द है टू सेट द बॉल रोलिंग, यानी कि बिल्कुल अपना जो समझ लीजिए कि बीजेपी का आधिकारिक तौर पर जो एजेंडा है, जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, उसको यहां से शुरू किया गया। कई राज्यों से यहां पर जो सांस्कृतिक कलाकार जो थे वो भी यहां पर आए। सुबह से जेपी नड्डा यहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे और इसी इवेंट में किस तरीके से प्रधानमंत्री का 1 किलोमीटर का रोड शो निकाल के लाया गया, उसको जिस तरीके से जनता को अट्रैक्ट, जो एक नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है उसको भुनाने का जो हमेशा बीजेपी ने कोशिश किया। नेशनल एग्जीक्यूटिव है, एक पॉलिटिकल पार्टी की है, लेकिन चारों तरफ आपको नरेंद्र मोदी के फोटो जरूर दिखाई पड़ेंगे। और अखिलेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे एक जरूरी जो यहां से मैसेज दिया जा रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। किस तरीके से आज ऊपर एक बहुत बड़ा बैनर लगाकर बीजेपी ने शुरुआत की है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, यानी कि कोशिश जो है वो नरेंद्र मोदी के स्ट्रेचर को और प्रेजेंट करने की और बढ़ाने की, जनता के बीच तक ले जाने की, और साथ ही साथ एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी कि हमारा जो काम है वो लास्ट माइल डिलीवरी है और उसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है अखिलेश जी। निश्चित तौर पर अंकित, और गरीब कल्याण ये बीजेपी की एक थीम पिछले कुछ वर्षों में रही है और बीजेपी को इसका सीधा लाभ भी मिला है। कई चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिला था और यही कारण है कि जो लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, जो कि केंद्र सरकार की साथ ही बीजेपी शासित राज्यों की योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों की बीजेपी ने न सिर्फ सूची बनाई है बल्कि उन तक अप्रोच भी किया, उनको बताया भी है कि आपको जो जो फायदे मिले हैं, ये दिल्ली में चूंकि नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार है, इसलिए आपको ये सारे फायदे मिले हैं। और इसीलिए गरीब कल्याण जो है वो बीजेपी की एक सेंट्रल थीम है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके बाद संसद का जो केंद्रीय कक्ष है, सेंट्रल हॉल, वहां पर उन्होंने तमाम बीजेपी के सांसदों को संबोधित किया था और उस संबोधन में अंकित उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया था, जिसमें उनकी एक सबसे बड़ी प्राथमिकता जो उन्होंने गिनाई थी वो था गरीब कल्याण। और पिछले 8 साल में उनकी सरकार ने कई कदम इस दिशा में उठाए हैं। जो वादे उन्होंने किए थे, वो चाहे उज्ज्वला योजना का हो या फिर किसान सम्मान निधि का हो या फिर अन्य इस तरह के कई सारे जो उपाय उनकी ओर से किए गए और साथ ही साथ जो योजनाएं शुरू की गई, उन सबका जिक्र बार बार बीजेपी करती है। और इसीलिए अब जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, वो चाहे कर्नाटक का हो या फिर इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में बीजेपी इस गरीब कल्याण की थीम को और आगे लेकर के जाएगी। और कल ही दिलचस्प बात यह है अंकित कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक कार्यक्रम में थी 5 जनवरी की, जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ एक पत्रिका है, उसके कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि देश की जो मिडिल क्लास है वो काफी उम्मीदें कर रही है आपके आने वाले बजट से, जो कि 1 तारीख को पेश किया जाएगा। तो उसमें उन्होंने एक तरह से बड़ा हिंट दिया है कि सरकार जो है आने वाले बजट में निश्चित तौर पर जो मिडिल क्लास है उसके हितों का भी ध्यान रखेगी। तो एक तरफ गरीब कल्याण की बात हो या दूसरी तरफ मिडिल क्लास की बात हो, सरकार की कोशिश यही है कि जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग तबके हैं, सबको कोई ना कोई लाभ उनकी योजनाओं का मिले। क्योंकि सब जानते हैं कि अब ये चुनावी वर्ष है, इस साल 9 चुनाव, एक यूटी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव और उसके बाद अगले साल आंध्र प्रदेश का चुनाव, बाद में उड़ीसा का भी चुनाव और साथ में लोकसभा के चुनाव। तो इतने सारे चुनाव अगले 12 से 14 महीने के भीतर होना है और इसीलिए कोशिश यही होगी बीजेपी की कि इस थीम को, गरीब कल्याण की थीम को आगे लेकर जाया जाए। अंकित।